गुड इवनिंग बेटा। आप सभी लोग आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए सब लोग फटाफट भाई। हाँ, सब लोग आ जाओ भाई। मेहनत जारी है आपकी और हमारी दोनों की, है ना। तो अभी कल आपने देखा अंकित भैया पहली बार लाइव आए थे और काफ़ी बच्चों ने सराहा, कुछ ने कहा कि भैया बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए अभी इसके प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्रांतिकारियों का पहला चरण पढ़ लिया था और पहले चरण में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसके बारे में एक छोटा सा आप समझिए। पहले तो हमने ये देखा कि आखिर कौन लोग थे जो क्रांतिकारी बने। हमने आपको बताया था कि वो हम ही थे, बस मांगने का तरीका अलग अलग था। ठीक, इसके बाद हमने एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर कभी भी क्रांतिकारियों वाले प्रश्न पे आपको समझ में ना आए और डेटों से संबंधित प्रश्न हो तो आपको कैसे याद रखना है, चरण याद रखना है। पहला चरण आपने 1905 से लेकर 1915 तक पढ़ा था। अंतिम घटना आपने कामागाटा मारू पढ़ी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पहला चरण था, इसके बाद हमने बताया था गांधी जी जैसे ही प्रवेश करेंगे तो क्रांतिकारी उस समय शांत रहेंगे। और उसके पहले चरण के आपने नोट्स नोट कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने अभी पहला चरण नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा वो पहला चरण पहला पढ़ें और इसके बाद इसको देखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले दूसरा फिर पहला, ना, पहले पहला इसके बाद दूसरा, आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। आज हम क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण लेके आए हैं जो कि अंतिम चरण है। 2 चरणों में इसको डिवाइड किया गया था। पहला 1905 से लेकर 1915 तक और दूसरा 1924 से लेकर 1934 तक। और ये 1934 की डेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हमने आपको बताया है कि 1934 में देखिए एक 2 क्षण ऐसे हैं कि दोनों को पैरेलल में आप थोड़ा सा माप के देखिए। एक वो पहलू है जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ अब समाप्त हो जाएंगी, जिसे हम अंतिम चरण मास्टर सूरसेन के बारे में बात करेंगे अभी। और 1934 में आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस से गांधी जी त्यागपत्र भी देंगे और अपना जीवन हरिजन उत्थान के लिए, हरिजन सेवा के लिए लगा देंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी और क्रांतिकारी दोनों ही अपने अपने मार्ग पे एकदम एंडिंग पॉइंट पर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम ये देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण में स्टार्टिंग कहाँ से है। और अच्छी बात है, आपको ऐसे याद रखना कि दूसरा चरण कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा, कानपुर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कानपुर का इतिहास अभी हल्का नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है ना। सबको पता है कि हम लोग तो वो है ना कि जो ट्रेन पे जाते हैं तो ट्रेन वाले भी जान जाते हैं कि कानपुरिया आ गए भैया, है ना। चलिए, क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण, तो आप इसी प्रकार जैसे इस पे नोट है, आप इसको वैसे ही नोट करेंगे जैसे आपने पहला नोट्स बनाया, उसी के नीचे लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1924 से लेकर 1934 तक। अगर अब हम दूसरे चरण की बात करें तो देखिएगा कि यहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई असहयोग के बाद, ठीक है ना। और उसके बाद 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अब पूरी डेट है 24 अक्टूबर 1924। तो कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और भी कई लोग थे। इन लोगों ने मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन जो बनाया कानपुर में, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक। देखिए, इन्हीं के जो एक सदस्य थे सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक। एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, बंदी जीवन, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। रूरा की बिटिया ने कहा था कि भैया थोड़ा पुस्तकों पर गौर करिएगा, पुस्तकें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं बेटा, ठीक है ना। तो उन्हीं में से एक पुस्तक ये है सचिंद्र नाथ सान्याल की बंदी जीवन, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो पहला जो आपका
कनपुरिया स्टाइल में बना, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन लोगों ने HRA की स्थापना की। बहुत अच्छे समझिएगा। अब HRA की स्थापना तो हो गई है, क्रांतिकारियों ने स्थापना तो कर दी है, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए जो हमारे पास पैसा होना चाहिए, जो हमारे पास बम होने चाहिए, जो हमारे पास बंदूकें होनी चाहिए, वो तो नहीं है। तो कानपुर की आदत तो आपको पता ही है, फिर सीधी सी बात है, नहीं दे रहे तो कंटाप तो पड़ा ही है। भैया जी करके गिरा के तुमसे बेटा तुम ले ही लेंगे। ठीक, अब बनाए नहीं लोग प्लानिंग, कहन भैया का किन जाए, कहन भैया छोटा मोटा काम तो ना करीबे, कानपुर वाले का बहुत छोटे काम नहीं किए, तो कहन का करियो, कहन ट्रेन लुटबे, तो कहन ट्रेन कौन सी लुटियो, कहन वो जो डरावनी ट्रेन होती है, मतलब डाउन ट्रेन। भले हमने डाउन काम नहीं किया, लेकिन डाउन वाला काम करीबे। तो यही HRA के लोगों ने क्या किया, ट्रेन लूटने का काम किया। ट्रेन क्यों लूटना भैया, ट्रेन लूटेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, हमको शस्त्र उसको खरीदने हैं, बम खरीदने, सुतली बम कैसे मारेंगे भाई। अब ये लोग निकल चुके हैं और ट्रेन भी आपके सामने आने वाली। ऐसे ही ट्रेन बनाएंगे बेटा। देखो ट्रेन निकल चुकी है, ट्रेन लखनऊ से निकली, बाबा के सचिवालय से, ठीक है ना, और कहाँ जा रही है, सहारनपुर। बीच में स्थान पड़ता है काकोरी। ट्रेन का नाम है 8 डाउनी ट्रेन या 8 डाउन ट्रेन। लूटी गई। बस एक समस्या ये रही है कि एक तो हम लोग परेशान रहे मुखबिरों से। आगे चल के आप आज़ाद देखोगे, कोई भी है, अधिकतर क्रांतिकारी जो ये बेचारे मारे गए हैं, इनमें कारण रहा। देखिए हम लोग तो भारतीय हैं यार, किस्मत से देखो एक गॉड गिफ्टेड है कि हम लोग हारते ही नहीं। हम लोग कब हारते हैं, जब हमारे अपने ही हमारी हार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, है ना। हमारे अपने ही जयचंद जैसा कि आप काम करेंगे तो बताओ क्या होगा, तो यहीं पर होगा। कुछ मुखबिर थे, उन्होंने भी जानकारी दी। 29 लोग पकड़े गए, कुछ को आजीवन कारावास मिला और कुछ ऐसे भी थे जिनको फांसी मिली। 4 लोग थे जिनको फांसी मिली थी। तो उन 4 लोगों में देखिए ये प्रश्न जो अब आता है, ये आपका अगर सिंगल आया तो यही आएगा कि इनको फांसी कहाँ मिली। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी देखिए लेखपाल का पेपर हुआ है और अभी वीडियो का पेपर होना, तो वीडियो के पेपर में बेटा हमारा पैटर्न आप देखिएगा छपा मिलेगा आपको। लगभग 10 से 15 प्रश्न होंगे जो मिलाने वाले आएंगे और ये मिलाने वाला ही प्रश्न बनेगा, या तो एक तरफ लिखा होगा नहीं वाला प्रश्न। तो आप ये देखिए 4 लोगों को फांसी मिली है, राम प्रसाद बिस्मिल। स्थान कैसे याद किया जाए, तो पहले तो आप मोटा मोटा स्थान याद रखिए। जैसे गोरखपुर मिली किसी को इलाहाबाद की नैनी जेल मिली, किसी को फैज़ाबाद मिली, तो किसी को आप देखिएगा गोंडा मिला। पहले स्थान याद होने चाहिए मोटे मोटे, और याद तो हम करा देंगे। अब राम प्रसाद बिस्मिल मतलब कि राम कहाँ हैं, अयोध्या, वही रूट होगा। तो आप देखेंगे कि वो गोरखपुर के पास, तो राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, ठीक है। दूसरा है रोशन लाल लाहिड़ी। तो रोशन लाल जो थे तो वो नैनी इलाहाबाद, आज जिसे प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा दी गई। अब यहाँ पर याद रखना, रोशन लाल से ऐसे याद रखना बेटा कि रोशनी किस में होती है, नैनी का मतलब नैनों में, ठीक है ना। तो रोशनी कहाँ होती है बेटा, नैनों में, नैनी मतलब नैनी। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, इसी प्रकार अशफाक उल्ला खान फैज़ाबाद। इन 4 लोगों को बेटा यहाँ पर फांसी मिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न जो तुम्हारा पूछा जाएगा, पहली बात तो इसकी डेट याद रखनी है, काकोरी कांड कब हुआ जरूरी नहीं है, आप अगस्त 1925 याद रखिए, ठीक है। ट्रेन का नाम याद रखिएगा, 8 राउंड ट्रेन, कहाँ से कहाँ जा रही थी, लखनऊ से सहारनपुर, ठीक है ना। इसके बाद इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि क्रांतिकारी घटना में जो काकोरी कांड हुआ था वो किस संगठन से संबंधित था, HRA से संबंधित था। और ये वाला प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है और आ भी चुका है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आराम से ऐसे ही नोट्स बनाते चले जाइए आप। ट्रेन आप भी बनाइएगा,
ठीक है, चलते हैं। अब जैसे ही इतने लोगों को फांसी हुई, ठीक है, तो जब बड़ी मात्रा में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो लोगों के कंधे गिर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कंधे गिरना उनके तो थोड़ा सा हम मानते हैं कि जिन्होंने तैयारी की होती है, और जिन्होंने तैयारी मान लीजिए नहीं की है, अभी 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए, कोर्स पूरा नहीं है और SSC GD का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कहीं उनके कंधे गिर रहे हैं, तो वो ये सोचें कि हम क्या इसके काबिल थे जॉब पाने के? क्या हम 2 या 3 महीने जिनका कोर्स पूरा नहीं है वो क्या वो जॉब पा सकते हैं? नहीं पा सकते। किसी भी कोचिंग में कोई कितना भी बड़ा लिख के दे दिए हमको कि जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा जॉब नहीं लगनी है, ठीक है ना, वो तो हम भी कहते हैं। अब आपका ये देखिएगा कि कंधे गिरने के बाद आप अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम SSC GD नहीं हुआ तो आप उस पर विचार क्या कर रहे हैं? विचार अगर आप पाओगे तो आप ये देखेंगे, तो आप लोग आजकल के लोग क्या करते हैं कि एक ही रजिस्टर ले जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग में सुधार लाइए, एक रजिस्टर में आगे मैथ, उसी में GS, उसी में सब कुछ, ठीक। इसके बाद अगर हमने पूछा बेटा कि पॉलिटी का ये क्वेश्चन कहाँ है, तो पन्ना पलटना चालू कर रहे हैं, भूल गए, हो सकता है उस पन्ने को पूड़ी में लगा दिया गया हो, है ना। अरे कम से कम उसको अलग अलग बनाओ भाई, करंट मिल नहीं रही कहाँ पर है। तो आप अपने अंदर कमियां भी तो देखिए कि अगर आपने 1 महीने में अगर कोचिंग में 4 दिन का गोला लगा दिया है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए उस महीने आपने तैयारी नहीं की, वो बराबर होता है। तो क्या दोबारा यही करना चाहते हो? आप देखिएगा कि ठंडियाँ एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ तो पहले तो आपको 10 दिन या 15 दिन के लिए कहो आराम करने चले जाओ। अच्छा खासा आपकी तैयारी अच्छी होती है, जब तैयारी का समय आता है तो छुट्टी मनाने भाग जाते हो, ठीक है। ऐसा ये सब तरीका एक देखो लड़ने वाले विद्यार्थी के अंदर नहीं, जब तक देखो लड़ना है और लड़ते वही हैं जो गिरते हैं, सीधी सी बात। अब हमेशा थोड़ी ना गिरते रहोगे। नौजवान सभा, भगत सिंह ने कहा ऐसे थोड़ी ना हम लोग गिर जाएंगे यार, हम लोग एक नौजवान लोगों की टीम बनेगी। तो नौजवान सभा की स्थापना की 1926 में, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, यशपाल आदि शामिल थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी प्रश्न आता है तो ये बेसिकली ये आता है कि नौजवान सभा का गठन कब हुआ था, और अगला प्रश्न ये आता है कि इस पर कौन शामिल नहीं था। तो इसके पर विचार करिएगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगला है HSRA। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, HRA, HSRA, HRA 1924, HSRA 1928। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पे चंद्रशेखर द्वारा इसका स्थापना की गई थी। हालांकि इसमें कई लोग शामिल थे जो कि हमने आपके सामने दिए हैं, भगवती चरण, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, राजगुरु, ये सब शामिल थे इसमें। इसी में जो भगवती चरण हैं, इन्हीं की एक पुस्तक थी बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बम। तो बम का दर्शन नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, ये पुस्तक आ चुकी है। तो आज आपने 2 पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है ना, बम का दर्शन पढ़ लिया है, ठीक। अगला देखिए, अब यही HSRA का जो संगठन के लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि सैंडर्स की हत्या कर देंगे। हालांकि सैंडर्स की हत्या जो की गई थी तो उसमें सैंडर्स की गलती कम, और आप देखेंगे स्कॉट की गलती पहले थी, क्योंकि उस समय पुलिस अधीक्षक यही था। बात चलती है साइमन कमीशन की, और साइमन कमीशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बच्चे हमको तुरंत लिख कर बताएंगे कि हमने क्या बताया था कि साइमन कमीशन किसकी जांच के लिए आया था। फटाफट लिखिए, आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं मात्र। साइमन कमीशन किसकी जांच के लिए आया था? ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए 10 वर्ष बाद आयोग आना था, मतलब कि 1929 में होना था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे, इसीलिए 2 वर्ष पहले ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया। अब
इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको जांच किसकी करनी, आपको जांच करनी भारत शासन अधिनियम 1919 की, और वो लागू कहाँ पर है, घर पे, मतलब भारत में। अगर आप भारत में किसी भी तथ्य की जांच कर रहे हैं तो आपके पास इतना तो होना चाहिए कि कम से कम कुछ भारतीय तो शामिल होना चाहिए। कम से कम वो भारतीय बताएंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। लेकिन आपने अपने द्वारा भेजे गए कमीशन को राइट दिखलाने के लिए बहुत सही है, बहुत अच्छा है, आपने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। साथ के साथों सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसी बात को लेकर विरोध हुआ, और विरोध जैसे ही उग्र होता जा रहा था उसी समय पुलिस अधीक्षक थे, ये घटना 1928 की है, और जैसे पुलिस अधीक्षक ने क्या किया कि लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। उनका लाहौर की बात चल रही, उनका नाम था स्कॉट, याद रखिए क्या नाम था बेटा, स्कॉट। स्कॉट ने आदेश दिया और इसी लाठी चार्ज के दौरान लाला जी की सर पे लाठी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी बात से नाराज हो गए कि स्कॉट तुमको तो बेटा नहीं छोड़ेंगे हम, तुमने बात की। HSRA के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने स्कॉट को मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन गलती से सड़वा आ गया बीच में, सैंडर्स, तो इनको हंक दिया हमने और साउंडर चले। भाई गुस्सा में सीधी सी बात है, सामने कोई भी आएगा तो फिर बचना थोड़ी ना है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, तो सीधी सी बात सैंडर्स चले गए ऊपर। सैंडर्स के बाद ये आपका लाहौर, अब इसकी देखिए जांच होगी, इसी के तहत लाहौर षड्यंत्र होगा, यही लाहौर षड्यंत्र। अब देखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अगला जो इन्हीं के द्वारा की जाएगी, 1929 की बात है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा ये कांड किया गया। इन्होंने क्या किया, जब देखा कि आप असेंबली में कोई भी चीज़ें हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने इस बात को सामने रखा, हमने एक बम फोड़ दिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। हालांकि इस बम से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, ना ही कोई घायल हुआ था। वो आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटा जैसे बच्चा, कोई बच्चा होता है, ठीक है, अब वो अपनी बात कह रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा, तो वो क्या करता है, ऐसे करता रहता है, उठाता सामान फेंक के मार देता है। वो फेंकता है कौ टूट जाए, वो क्यों फेंकता है, वो कहता है हमारी तरफ भी तो देखो भैया, हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं। वही बात, बहरे कानों तक तुम्हारी आवाज़ जा ही नहीं रही हम लोगों की, हम लोग भी कुछ मांग रहे हैं, हम लोग भी तो हैं। तो इस बात का एहसास दिलाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके द्वारा बम फेंका गया, गिरफ्तार कर लिया गया इनको। अब क्योंकि समस्या क्या है कि हमने आपको बताया था कि फांसी कब तक नहीं होगी, फांसी तब तक नहीं होगी जब कोई मरेगा नहीं। अब इनको जब गिरफ्तार तो इस मुकदमे पे किया गया है, तो नियमता तो इनको छोड़ना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर क्या किया गया, लाहौर षड्यंत्र के तहत केस चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र के तहत। अब लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स की हत्या तो हुई ही, तो यहाँ पर तो इन्होंने लपेट दिया इनको। कुल मिला के उनका एक पक्ष था छोड़ना नहीं। देखिए अंग्रेज़ों की एक आदत क्या थी कि अगर उनको लग गया कि इनको छोड़ना नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं। और उनकी आदत क्या है, किसी की भी आदत देख लो, हैं, अगर दिमाग में बैठा लिया ना कि बेटा इसका चालान करना है, तो आप गाड़ी में कितनों कागज़ रखे हो, इतने आधार हैं, आप बचोगे नहीं। बस वही कानून में ऐसी सी चीज़ें ना कि अगर उन्होंने सोच लिया ना कि तुमको धरना है, तो वो तुमको धरेंगे और कायदे से होंकेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसी के तहत गिरफ्तार किया गया। तो जितने भी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे तो उन्हें राजनीतिक क्रांतिकारी का दर्जा दिलाने के लिए एक व्यक्ति थे जतिन दास। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये सब चीज़ें एकदम छुपा दी जाती हैं। जतिन दास, इन्होंने क्या किया, उसी जेल में भूख हड़ताल की, नहीं बात मानी गई, बेचारे 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ चुका है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसका भूख हड़ताल करते हुए उसकी मृत्यु हुई। जतिन दास। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
23 मार्च 1931, 23 मार्च शहीद दिवस, फांसी दे दी गई। अब यहाँ पर गांधी जी को बुलाया जाता है, गांधी जी से पूछा जाता है, गांधी जी कहते कि अपना ध्येय था कि उन्होंने कहा कि हम हिंसा का साथ नहीं देते, तो वो अपना पर्सनल था। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तथ्यों के बारे में बात करें तो कई लोग थोड़ा सा एकदम से गांधी जी को एक तरफा दोषी मानने लगते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो क्या उसमें केवल पांडव दोषी थे? क्या उसमें केवल, अगर आप दोष की केवल बात कर रहे हैं, उसमें क्या दुर्योधन दोषी था? क्या उसमें दुशासन दोषी थे? आप किसको दोषी मान रहे हैं? तो मेरे हिसाब से आप उसको दोषी मान रहे हैं कि जो आपके हिसाब से, जो आपके किरदार में थोड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा है, आप उसको दोषी मान रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में तो वहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति दोषी है, क्योंकि ला कहता है कि पाप अगर आप गलत होते देख रहे हैं और कर रहे हैं तो देखने वाला भी उतना दोषी है और करने वाला भी। तो वहाँ दोषी तो सब हुए ना। क्या पटेल जी वकील नहीं थे? क्या जवाहरलाल नेहरू वकील नहीं थे? क्या मोतीलाल नेहरू वकील नहीं थे? कौन वकील नहीं था? एक से एक हाईएस्ट वकील थे, जो अगर चाहते, अगर वो इसकी वकालत करते तो शायद परिणाम कुछ दूसरा होता। उन्होंने वकालत क्यों नहीं की? वो वकालत कर सकते थे, उनका मुकदमा लड़ सकते थे, हैं? अगर उन्होंने लड़ा होता, ठीक है ना। आज अगर विद्यार्थियों के साथ थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा है, केवल एक रिजल्ट टाइम से आ रहा है, वो है चुनाव का रिजल्ट तो आप देखिए, अगर विद्यार्थियों के साथ गलत है तो आप खुद देखिए कि कौन सा वकील आपके लिए आ रहा है कि हम आगे आके लड़ रहे हैं? कोई है? कोई नहीं। तो सेम कंडीशन आप वहाँ पर देखिए। हम पूर्णतः गांधी जी को दोषी कैसे मान लें? क्यों मान लें? हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया, अरे उनका विचार था हम हिंसा के साथ नहीं देते, उन्होंने बोल दिया नहीं देते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि उनके लिए जो अपने देश के धुरंधर वकील थे, अगर वो खड़े हुए होते तो शायद जज की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनके खिलाफ चला जाए। एक से एक वकील हैं जिनके सामने भाई बड़े बड़े की तूती, मतलब कितना भी बड़ा जज हो, न्यायाधीश, उसको भी सोचना पड़ता है, न्यायाधीश को भी, कि आखिर सामने वाला कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। तो उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा? क्या ऐसी बात थी? वो भी तो लड़ सकते थे। तो यहाँ पर समान रूप से मेरे नज़र में सब दोषी, वो बचा सकते थे इनको। अगर सामूहिक प्रयास किया गया होता, मेन लोगों द्वारा केस ना लड़ा जाना ये सिद्ध करता है कि सामूहिक प्रयास नहीं किया गया। नहीं तो कम से कम इतनी बात तो कह सकते थे कि जिस केस के तहत इनको पकड़ा गया, उस केस के तहत आप देखिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए इनको। लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया गया, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि केवल एक पक्षी सोच करके आंसर दे रहे हैं कि गांधी जी गलत है, ठीक है, तो वो गलत है। आपको दोनों पक्ष देखने होंगे। कभी भी हम लोग बहुत जल्दी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया, हाँ ये सही, हाँ ये गलत। हालांकि बीच में आप ये भी देखिए कि किस्मत भी देख लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको बचाने की कोशिश की थी, शायद बचाए, लेकिन वही बात, कोशिश ही कर रहे थे। उसी बीच में किसी मुखबिर ने बता दिया कि इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, तो वहाँ पर ये हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस से मुठभेड़ हुई। आज आप जाएंगे वहाँ पर इमली का पेड़ बना हुआ है, वहीं उसी के नीचे, ठीक है ना। तो उसी के नीचे इनकी क्या हो गया बेटा, मुठभेड़ करते हुए। अब ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। देखो वास्तव में क्या थी, इतनी गोलियां उनके पड़ चुकी थी बेटा, ठीक है, कि बचना मुश्किल था, ठीक। हम जैसे में आप में कोई होता ना तो पहले ऐसे हाथ ऊपर कर देता है, क्यों? लेकिन उस बंदे की सराहना करनी पड़ेगी। अकेला बंदा लगा है, लेकिन उसने कोशिश करता है, ठीक है। जय हिंद लिखिए। चंद्रशेखर आज़ाद की बात, जितने भी क्रांतिकारी हैं, किसी का भी योगदान बेटा
क्योंकि हमने आपको बताया था कि इनको हम सर्वोपरि क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि हम याद किए जाएंगे। ठीक है ना, ये क्रांतिकारी थे, हीरो हैं हमारे। ठीक, चलिए अंतिम में जो आप देखेंगे चटगांव शस्त्रागार 1930 में बंगाल में मास्टरदा के नाम से फेमस थे सूर्य सेन। कौन थे बेटा? ये प्रश्न आ चुका है, पिछली बार पेट में भी आया था, मास्टरदा के नाम से सूर्य सेन। इन्होंने IRA की स्थापना की थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, और इन्हीं और जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर चटगांव, जो कि बंगाल में शस्त्रागार था, शस्त्रों को, भाई शस्त्र तो थे नहीं, लूटने की कोशिश की। फिर वही पता लग गया पहले ही, ठीक है, 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और अब राजद्रोह लगेगा धारा 124, और 1934 के तहत इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक, लेकिन कहीं मायने में अगर हम दूसरे चरण से पहले चरण की कंपेयर करें तो आप देखिएगा पहले चरण में महिलाओं का योगदान नहीं था। कहीं पर महिलाओं में अगर आपने देखा तो मैडम भीखाजी कामा, लेकिन वो जो एक लड़ाकू प्रवृत्ति का होना चाहिए, मैडम भीखाजी कामा का जो योगदान था वो आप राजनीतिक दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक जुझारू, एक लड़ाकू जो आप देखेंगे क्रांतिकारियों महिलाओं का योगदान, वो आप दूसरे चरण में देखोगे। ये इसका एक बहुत अच्छा पहलू है, वो है आपका ये। ठीक, इसी समय क्रांतिकारी महिलाओं के 2 स्कूली छात्र थी। प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सुनीति चौधरी और एक शांति घोष। आप सुनीति और शांति याद कर सकते हैं। ने जिलाधिकारी को सीधे क्या कर दिया बेटा? गोली मार दी। ये प्रश्न आ चुका, किसने जिलाधिकारी गोली मारी? और बीना दास जिनको उपाधि प्रदान की जानी थी दीक्षांत समारोह में, उन्होंने गवर्नर को सीधे सीधे मार दिया। ठीक है ना, ये 2 नाम हैं, चूँकि नाम तो कई हैं लेकिन आपको ये 2 याद रखने हैं, और ये 2 आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि आखिर क्रांतिकारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को और भी अच्छा कर सकते थे। कहाँ इनसे कुछ चूक हुई, कहाँ इनसे चूक हुई? तो एक चूक तो पहली बात तो ये कि सीधे क्रांतिकारी बन गए और इन्होंने आर्थिक पहलू की उपेक्षा कर दी। आर्थिक पहलू की देखिए, आज भी लोग हैं, आज भी लोग का, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा होता तो शायद इसके परिणाम आपका संगठन और मजबूत होता। ठीक, ये थोड़ा सा और जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे आगे बढ़े वैसे हो सकते थे। तो पहली चीज़ तो ये कमी, थोड़ा आर्थिक संसाधनों की कमी आ गई इनके पास। लेकिन दूसरा, कहीं ना कहीं आम जनमानस में ये थोड़ा सा अपना प्रभाव कम बना पाए। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम भले कितना अच्छा काम करें लेकिन हमारे काम से हमारे घर के ही लोग, क्या हमारा मोहल्ला भी डर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव उनके ऊपर कम है। और जब प्रभाव कम रहेगा तो विश्वास कम रहेगा, और जब विश्वास कम होगा तो विश्वासघात होना तय मानिए। वही इनके साथ हुआ। आपने कई मूवी में देखा होगा कि आखिर ये फेल क्यों हो जाते थे डाकू लोग। भाई डाकू लोग फेल क्यों होते थे कि अगर आप कहीं पर आश्रय लेने जा रहे हैं तो अगर कह देगी माता जी हमको आश्रय दीजिए, जो मन हो वो बना दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप बंदूक की नोक में अगर बात करोगे तो थोड़ा सा कष्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में ये थोड़ा सा अपना प्रभाव कम बना पाए थे। ठीक है ना, और ये संगठन को एक विशाल रूप नहीं दे पा रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे। अच्छा, ये जल्दबाजी क्या है, जो थोड़ा सा नेचर में, ये क्रांति का मतलब ही जल्दबाजी है। ठीक है ना, अब जैसे 1857 में क्रांति में आपने देखा कि अलग समय गतिविधियां चल रही, वैसे यहाँ पर भी कुछ अलग एकदम चुटपुटिया टाइप का काम चल रहा है। लेकिन कुछ भी अलग ही सही प्रयास किया, उस प्रयास से लोगों में लड़ने की एक हिम्मत तो आई। हमने ये तो सीखा कि यार हम अकेले भी कुछ लोगों का सामना कर सकते हैं, हम अकेले भी जाकर कुछ, मतलब कि हम अकेले ही स्टार्ट करें क्रांति। देखो आए का अकेले, लेकिन क्या ये लास्ट में अकेले थे? नहीं, आप अकेले निकलेंगे घर से, आप एक क्रांति करने जा रहे हैं,
लेकिन जिस समय आप याद रखिएगा कुछ करके गुजर जाओगे तो आपके पीछे ज़माना होगा। हम निकले हैं अकेले, बिल्कुल सही है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा आप कुछ भी जब करोगे, अनोखा काम करोगे, तो उस समय आपके पीछे ज़माना होगा। यहाँ पर हुए तो भी ज़माना साथ होगा और वहाँ पर हुए तो अंतिम समय कितना ज़माना होगा उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है ना। आज सेकंड चरण हमारा ये समाप्त हुआ। जिन बच्चों को अच्छा लगा हो ये चरण, वो इसको लाइक और शेयर करें। हाँ, एक घंटी नुमा बना होगा बेल आइकन जिसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में अभी तक सीख रहा हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है ना। तो आप लोग उसमें घंटी बनी होगी उसको दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आने लगता है। कोई भी अगर हमारा न्यूज़ होगी या कोई हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई जानकारी होगी, तो वो आपको मिलती रहेगी। और इसको नोट करिए। ऐसे ही आपका जो भी पूरा सेगमेंट आएगा भी धीरे धीरे और हम लोग तेज़ करेंगे इसको। ठीक है ना। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हमको चलना है, हार नहीं माननी है, घर पर नहीं बैठना है। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 2 घंटे आपने हमको शाम को दे दिए, 3 घंटे आपने हमको दिए, 5 घंटे तो तुमने हमारे साथ बिता लिए। पढ़ने के लिए 6 से 7 घंटे बोलते हैं, 2 घंटे आपने अपने आप से पढ़े, रेगुलरिटी आपके अंदर ये रहेगी तो बस आपको जीत से कोई भी रोक नहीं सकता। बेटा हो सकता है फरवरी लास्ट तक पुलिस की फॉर्म आ जाए। घर पे नहीं बैठना है। ठीक है ना। आप एग्ज़ाम दीजिए, जिस दिन एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम के बावजूद जो भी क्लासेस अपनी क्लासेस अटैम्प्ट करते रहिए। कहीं बेरोजगारी शिक्षा में आपका नाम ना आ जाए कि डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरी नहीं है, ये सबको पता होता है। और घर पर बैठ के कितनी कौन पढ़ाई करता सबको पता है। ठीक है ना। तो जो भी पुखराया वाले बच्चे, जो भी आपके रूरा वाले बच्चे, ठीक है, अकबरपुर वाले बच्चों का तो कोई जोड़ी नहीं है हमारे यहाँ से। इसीलिए हम कहते हैं, आप देखिए कंपटीशन यहीं से होगा, रिजल्ट भी यहीं से होगा। हम इसलिए नहीं कहते अकबरपुर वालों, क्योंकि अकबरपुर में एक क्वालिटी ये है, हमारे बच्चे जान चुके हैं, संडे हो, मंडे हो, बरसात हो, सर्दी हो, लेकिन वो आते हैं। ठीक। और लोग कहते हैं अकबरपुर में बच्चे क्यों शांत बैठते हैं। माहौल जो है वो दक्षेश माहौल के लिए जाना जाता है, ट्रस्ट के लिए जाना जाता है, विश्वास के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। तो आपका ये विश्वास बनाए रखेंगे। ठीक है। जो बच्चे अभी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, अब सर्दी समाप्त हो चुकी, धूप आ चुकी है। ठीक है ना। इसका स्वागत करिए और एकदम जोश के साथ, ठीक है ना, सुबह उठिए, माता पिता के पैर छूइए और बोलिए कि बस समय नहीं है, समय नहीं है, हमको भी क्रांतिकारियों जैसा कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।